आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आज मैं बात करूंगा वक्फ तरमीमी बिल 2024 की। जी हाँ, जिस तरीके से उस पर बहस चल रही है, जेपीसी में हंगामा आराई हुई। अब चूंकि 31 जनवरी से पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है, पहली को बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सरकार तरजीह देते हुए इसे पहले मरहले में पास कराने की कोशिश करेगी। आइए इस पर हम बात करते हैं अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास से, क्योंकि वो मुसलसल इस पर लड़ रहे हैं और लड़ ही नहीं रहे बल्कि सबसे पहले इस बिल के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई है तो अंजुमन हैदरी और बहादुर अब्बास साहब ने। बहादुर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। कैसे देखते हैं ये जो पूरा मामला इतने दिन से प्रोसेस हुआ, क्या था इसमें, क्या निकल के आया? देखिए, ये वक्फ तरमीमी बिल 2024 की जो बात है, जब ये पार्लियामेंट में जिस दिन पेश किया गया उसके अगले ही दिन हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आफ्ताब शेख कलवे जवाद साहब की सरपरस्ती में, और कलवे जवाद साहब ने इस बिल को सांप का बिल करार दिया था कि ये बिल जो है सांप का बिल है। और इसकी खामियों के बारे में हमने बाकायदा वहां पर एक क्विक हमने फाइल की थी वहां पर, एक क्या क्या इसमें कमियां हैं जी। तो आपको मैं बताऊं, ये वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो है ये पूरी तरीके से एक वक्फ जायदादों तबाह बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। और अभी जो आपने सवाल किया कि जेपीसी की जो मीटिंग्स चल रही है, तो आप किस तरह देखते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आफ्ताब शेख कलवे जवाद साहब की तंजीम जो है अंजुमन हैदरी और कलवे जवाद साहब की तरफ से तकरीबन 100 रिक्वेस्ट गई है कि हम लोगों को अपना पक्ष रखना है, मगर उसके बावजूद जेपीसी के जरिए हमको नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो जानते हैं कि जो लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे या जिनको आराम से बेवकूफ बना सकते हैं, उस तरीके के लोगों को उन्हें बुलाने की कोशिश करें। मगर जो लोग एक्चुअली उन बातों के खिलाफ जानते हैं, रिसर्च की है, उन लोगों को नहीं बुलाया गया। आप बताइए, अगर इनकी नीयत साफ होती तो आफ्ताब शेख कलवे जवाद साहब तक को नहीं बुलाया गया, दुनिया को बुला लिया गया। नहीं, लेकिन मौलाना कलवे जवाद साहब का जब भी जिक्र होता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो हुकूमत के बहुत करीब हैं, और उन पे तो ये भी इल्जाम लगता था कि तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, खुल के सपोर्ट करते हैं। मतलब इतना सब होने के बावजूद फिर क्यों नहीं बुलाया उन्हें? या तो ये कि फिर वो सपोर्टर नहीं है, या तो फिर ये कि उनका अपना एक स्टैंड होता है, उन्होंने स्टैंड लिया इस पर। देखिए, जब वक्फ बिल आया अगले ही दिन पहले शख्स जो थे इस कौम में वो आफ्ताब शेख कलवे जवाद साहब थे, जिन्होंने इस वक्फ बिल की मुखालफत की, और जब से आज तक लगातार मुखालफत कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी जानती है कि आफ्ताब शेख कलवे जवाद साहब उनके गुलाम नहीं है। अगर सही बात है, सही को सही कहा जाएगा, मुखालिफ नहीं है, मगर हक बात की जाएगी। और वो जानते हैं कि ये वक्फ बिल जो है सिर्फ वक्फ जायदादों तबाह बर्बाद करने के लिए है, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए है, मस्जिदों को खत्म करने के लिए, कब्रिस्तानों को खत्म करने के लिए, और किसी भी हाल कलवे जवाद साहब उनकी इस बात के साथ अग्री नहीं करेंगे। तो पीएम से क्यों मुलाकात नहीं की? क्या उनसे कहा था मुलाकात के लिए, या मिलने नहीं गए, या होम मिनिस्टर से मुलाकात की इस सिलसिले में क्या कुछ हुई ऐसी? देखिए, ये मामला जेपीसी के पास था, और जब जेपीसी के पास मामला था तो राइट फोरम जेपीसी था जिसको लेटर लिखना था। आप मिलिए, दुनिया से मिलिए, बट जो कंसर्न पर्सन थे वो जेपीसी में बाकायदा लेटर्स लिखे गए, और पीएम के पास मिलने जाते तो यही लोग कहते हैं कि साहब देखिए साहब, पीएम से मिलके जो है सौदेबाजी कर दी गई, देखिए साहब उनकी जो हिमायत कर दी गई। बाहर मीडिया जो है, वो जो गोदी मीडिया है, वो उनके मीटिंग के बाद जो है झूठे सच्चे बयान जारी कर देती। जेपीसी वो फोरम था जहां पे इस बिल की तथ्यों के साथ मुखालफत की जाती थी और बात रखी जाती थी। वहां पर ना बुलाया जाना इस बात का सबूत है कि ये बीजेपी भी जानती है, कांग्रेस भी जानती थी, और पार्टीज भी जानती है कि कलवे जवाद साहब मुद्दे के ऊपर
और जहां जब कौम की बात आएगी, इबादतगाहों की बात आएगी, तो ना वो डरेंगे, ना वो झुकेंगे और ना ही वो बिकेंगे। एक चीज और, आपने शुरू में ये कहा था कि तमाम जो मुल्की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिली ऑर्गेनाइजेशन, उन सबको हम साथ लेकर के और मूवमेंट चलाएंगे। तो क्या उसमें कोई कामयाबी मिली या किसने साथ आने से मना किया? क्योंकि मुझे कहीं एक साथ कोई दिखाई नहीं दिया जैसे होना चाहिए था। देखिए, हम लोगों ने इसके ऊपर काफी जगह बात की और लोगों ने हमेशा जो कहते हैं जेपीसी की ट्रॉफी में लोग मस्त हो गए और उनको लगा कि ये मामला जो है अब खत्म हो गया है। ये सिर्फ टॉफी की खौफ भी? ट्रॉफी मेरे ख्याल से ज्यादा रही। अच्छा। ट्रॉफी मेरे ख्याल से ज्यादा रही। खौफ तो मुसलमान के दिल में, जो असली मुसलमान है, खौफ होता ही नहीं, वो अल्लाह से डरता है। तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें ट्रॉफी दी गई कि जेपीसी बना दी गई है। जो आप अभी शायमर्दा जाइए, वहां बाहर ही बहुत बड़ा बैनर कल्बे जवाद साहब का लगा हुआ है। जेपीसी एक धोखा है। तो जेपीसी एक धोखा है का सीधा सीधा मतलब ये है कि जेपीसी के जरिए मुसलमानों को धोखा दिया गया था, उनको गुमराह किया गया था, कुछ जमीन फरोश लोगों को लालच भी दिए गए। फिर भी बहादुर साहब, ये एक पॉलिटिकल मामला है अगर देखा जाए कि इसमें जो कुछ करना है पार्टियों को करना है, पोजीशन का क्या रोल होगा। इसके अलावा इसमें दो पार्टियां जिनको बैसाखी के तौर पर देखा जाता है मोदी सरकार में, एक तो नीतीश कुमार जी हैं बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं, और दूसरे हमारे चंद्रबाबू नायडू जो हैं जो आंध्रा में। तो इनको क्या लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा से सेकुलर माने जाते हैं, क्या लग रहा है कि क्या ये सपोर्ट बिल का करेंगे नहीं करेंगे? आपकी कोई बातचीत हुई या आपने सुना कुछ? देखिए, मैं इस बारे में दूसरी बात कहूंगा कि ये मुद्दा सेक्युलर और कम्युनल का बाद में है। उससे पहले ये मुद्दा जो है लालच का है। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ जो है सेक्युलर, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए हमारे हिंदू भाइयों की बातें की जा रही है? असली मुद्दा है वक्फ की जायदादों को अडानी अंबानी जैसे जो इनके बिजनेस हाउसेज है उनको देने का। मुद्दा ये है, इस वक्फ बिल के अंदर लिखा गया है जिन वक्फ जायदादों का 6 मंथ में क्लेम नहीं होगा वो गवर्नमेंट में फॉलो कर जाएगी, और जो गवर्नमेंट की हो जाएंगी उनको गवर्नमेंट में ऑक्शन में बेच देगी। तो उन देशकीमती जमीनों को लूटने का ये प्लान है। और जहां तक बात है चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की, ये भी उनका टेस्ट है कि जो वो कहते हैं वो करेंगे नहीं। क्यों? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बाकायदा, मैंने खुद बयान सुना, उनके पार्टी स्पोक्स पर्सन ने भी और नायडू की तरफ से भी ये बयान हुआ कि हम इस वक्त बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे। और यही जो है नीतीश कुमार साहब की तरफ से भी, जो वहां चेयरमैन है आपके शिया बोर्ड के, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने हमसे कहा है किसी हाल में हम लोग इसका वक्त बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो क्या उम्मीद लगती है अभी, चूंकि पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है और इसमें सरकार चाहेगी कि हम इसको जितना जल्दी हो सके उतना इसको पास करा ले, तो क्या आपको लग रहा है कि ये बिल पास हो पाएगा या फिर डेट आगे बढ़ेगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके की अफरा तफरी मची हुई है, जिस तरीके से लखनऊ में आपाधापी के अंदर मीटिंगें की गई कि सरकार की मंशा साफ नहीं, वो हर हाल में इसको पास कराना चाहिए। उसके लिए पीछे देखा गया कि कुछ सांसदों को सस्पेंड करके कुछ चीजें पास करा ली गई थी। हो सकता है इसी तरीके का कुछ कॉन्स्पिरेसी की जाए, अगर ये दो लोग उनके साथ ना मिले, और अगर इन लोगों ने धोखा दिया तो भी पूरी कम्युनिटी के सामने, समाज के सामने आ जाएगा कि इनकी करनी और करने में कितना फर्क है। बिल्कुल ये आप ठीक कर रहे हैं। अभी सनातन बोर्ड और वक्फ बोर्ड दोनों में टकराव पैदा किया जा रहा है। हालांकि सनातन बोर्ड अभी कुछ है नहीं, कल धर्म संसद यानी धर्म संसद हो रही है महाकुंभ में, तो उसमें कह रहे हैं सनातन बोर्ड, या तो एक तरफ कहा जाता है कि ये जो बोर्ड है वक्फ बोर्ड ये माफिया बोर्ड है, तरह तरह के इल्जामात, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं नहीं सनातन भी बोर्ड बनेंगे। ये जो टकराव पैदा कर रहे हैं इसके पीछे क्या है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब पॉलिटिकल चीजें हैं, इनका किसी धर्म से कोई लेन देन नहीं है। और जहां तक कि मैं लॉ की बात करूं तो वक्फ बोर्ड जो है वो तो सरकार ने हमारी लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सरकारी निजाम कायम किया गया जिसके लिए खर्चा भी हम देते हैं। इसकी मिसाल बताऊं आपको, वक्फ बोर्ड चलता कैसे है। आज तक हमारे हिंदू भाइयों को नहीं पता, बहुत से मुस्लिम भाइयों को नहीं पता, जिस अंजुमन हैदरी है
अंजुमन हैदरी ने अभी अपनी इनकम का जो भी ऑडिट हुआ हमारा 7% 54 लाख रुपया जो है वक्फ बोर्ड में जमा कराया है। अब 54 लाख रुपया जो हमने दिया है उससे वहां के एम्प्लॉयज की सैलरी जाती है, उससे जो हमारे यानी सरकार कोई लेना देना नहीं है, सरकार टोटल से लेती है 7%। जमीन हमारी, हम जो इस पे इनकम होती है, हमारी गुल्लक में जो पैसा आता है, जो डोनेशन आती है, उसमें से भी 7% हम वक्फ बोर्ड को दे देते हैं, और जो वक्फ बोर्ड है उससे सब निजाम चलाता है। मैंने खुद 55 लाख रुपए दिया, वक्फ बोर्ड से कोई लिया क्या? कुछ भी नहीं। वक्फ बोर्ड में क्या दे रहा है? बल्कि और दे रहे हैं, और दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड में मैंने यानी चौकीदारी के पैसा आप दे रहे हैं, वो तो चौकीदारी है भी नहीं है, जमीनें बर्बाद करने का पैसा दे रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का आप रूल देखिए, शाह मर्दा की इस जमीन का केस चला तो वक्फ बोर्ड ने जो एंक्रोचर था उसके फेवर में एफिडेविट दिया, और पैसा भी मैं दे रहा हूँ। 55 लाख रुपए का भी दिया है इसी साल, अभी 1 महीना पहले दिया हम लोगों ने। तो पैसा हम देते हैं, हमारे पैसे से बोर्ड चलता है, हमें नुकसान पहुंचाता है, और इस तरीके का नैरेटिव खड़ा किया जाता है हुजूर कि वक्फ बोर्ड से बड़ा नुकसान हो रहा है। वक्फ बोर्ड तो असलियत में वक्त ज्यादा तो नुकसान पहुंचा रहा है जी। तो अगर इसको खत्म किया जाए, कह रहे हैं, देखिए खत्म का तरीका क्या है। आप वक्फ बोर्ड अगर बनाना चाहते हैं, अगर आपकी नीयत साफ है, तो आपको तमाम जिस तरीके से सरदारों के अंदर हमारे सरदार भाई गुरु प्रबंधक कमेटी सब हमारे सरदार भाई वोट डालते हैं, तो आप ऐसा बोर्ड बनाइए ना कि सब मुसलमान वोट डाल के अपना चेयरमैन चुने। अभी यूपी अंदर सरकार ना बनाए, हमारी जायदादें, हमारी इबादत गाह है, और उसके ऊपर जो कमेटी होती है। अब आप ये बताइए, वक्फ बोर्ड कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड ज्यादा धड़कता है, वक्फ बोर्ड का सीईओ कौन होता है? वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पे भी है वहां की गवर्नमेंट का सीईओ होता है, वहां का आईएएस अधिकारी होता है, दानिश अधिकारी होता है, और वही एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी होता है। तो किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये जमीनें जो है ये सरकार की मर्जी के बिना तबाह बर्बाद हो रही है? सरकार वक्फ जायदादों सबने लूटा, सरकार ने ही लूटा। नहीं मतलब हर सरकार ने लूटा, हर सरकार ने लूटा। कोई इसमें कांग्रेस हो बीजेपी हो इससे मतलब नहीं है। बीजेपी तो अब ये 4 दिन से आई है, 60 साल से कांग्रेस थी, तब भी खूब लूटा, सारी जगहें बर्बाद कर दी। बर्नी कमेटी किसके राज में बनी? बर्नी कमेटी कांग्रेस के टाइम में बनी, और उसने क्या मशवरा दिया कि जो वक्फ जायदादें थी वो वक्फ को ही वापिस 1 रुपया लीज पे दे दीजिए। क्यों भैया? ये जोरबाग में करबला है, इसमें बर्नी कमेटी की रिकमेंडेशन है कि ये वक्फ तो है, वक्फ जायदाद है, और इसको वक्फ को ही वापिस 1 रुपया लीज पे दे दिया जाए। क्यों दिया जाए भैया? तो ये कांग्रेस ने भी कम वक्फ जायदादों को तबाह। बिल्कुल आखिरी सवाल बहादुर साहब, कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? कह रहे हैं कि तो जमीन छिन जाएगी, फिर करेंगे क्या? क्या इसके बाद क्या ऑप्शन अगर ये पास हो जाता है? देखिए कल जवाब साहब ने कहा है कि इस पे मुलगिर पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी, जेलें भर दी जाएंगी, औरतें बच्चे नौजवान सब अपनी इबादत, जब हम पे इबादत की जगह ही नहीं रहेंगी तो हम तो जिंदा ही इज़्ज़तदारी के लिए नहीं, ये जुमला तो नहीं होगा, ये जुमला नहीं, ये जनाब की तरफ से ऐलान है कि इसके लिए तहरीक चलाई जाएगी मुलगिर पैमाने पर, और बाकायदा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। जनाब की तरफ से मीटिंग में बात की, और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर लोग तैयार हैं, क्योंकि इबादत गाह है और इस तरीके से जगह है कोई, ये हमारी अज़ादारी हमारे खून में है भाई। तो कल्बे जवाद साहब ने यही हर मीटिंग में कहा है कि मैं खुद जेल जाने को तैयार हूं, और इसके लिए पूरी मुलगिर पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर अब्बास साहब। तो ये थे अंजुमन हैदरी करबला जोरबाग के जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास साहब, जो कौम के सरबराह हैं मौलाना कल्बे जवाद साहब, उनकी सरपरस्ती में पूरा मूवमेंट ये चला रहे हैं। और इन्होंने कहा कि अगर ये वक्फ तरमीमी बिल 2024 पास होता है और अगर ये कानून बनता है तो इसके खिलाफ मुलगिर सतह पर तहरीक चलाई जाएगी। और ये जुमला नहीं है बल्कि इसके लिए लोग आमादा हैं। बहरहाल जो भी होगा हम अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया।